मेरे घर से लगकर जो घर था वहां एक मोहतरमा रहती थी। मेरे ख्याल से ये दुनिया तो इसलिए बनी है ताकि मैं अपनी माशूका से मिल सकूं। एक काम करते हैं, दो बातें करते हैं। एक ही शख्स था क्या दुनिया में? Please give it up for the main act of tonight, Amandeep Singh! तू जो ना कर सकी वो प्यार बन बैठा हूं मैं। तेरे इनकार का एक त्योहार बन बैठा हूं मैं। तू जो ना कर सकी वो प्यार बन बैठा हूं मैं। तेरे इनकार का एक त्योहार बन बैठा हूं मैं। फरिश्तों ने बात उठाई है ये कि आजकल जन्नत में अखबार बन बैठा हूं मैं। और आज फिर अखबार की तरह लाइन ब लाइन पढ़ा उसने मुझे। आज फिर अखबार की तरह लाइन ब लाइन पढ़ा उसने मुझे। कल फिर अखबार की तरह नया उठा लेगी वो। पता है, मैं अपना पहला स्पेशल ना कहीं भी रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन मुझे यहां करना था, इस जगह में, मुंबई शहर में। जानते हो क्यों? क्योंकि मुंबई शहर ना सिर्फ आपको सपने देखना नहीं सिखाता, बल्कि ये यकीन भी दिलाता है कि आपके सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, ये दुनिया उन्हें पूरा करने के लिए कभी छोटी नहीं पड़ेगी। बहुत पसंद है मुझे ये शहर, इतना कि आप पूछ भी नहीं सकते। बस एक प्रॉब्लम है मुझे इस शहर से कि यहां पर मोहब्बत के नाम पर सिर्फ सिचुएशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, लेट्स हैव अ फ्लिंग, और कुछ नहीं है। जिस उम्र में आपको क्रश होता है, हम छोटे शहर वालों को उस उम्र में पूरी की पूरी मोहब्बत हो जाती। अब मेरी कहानी देख लीजिए। जब मैं 4th क्लास में था, मेरा ना हर दिन का एक रिचुअल था कि मैं स्कूल से घर आता हूं और कपड़े बदलता हूं, फ्रेश होता हूं, खाना खाता हूं और भागकर घर के पीछे वाले आंगन में आधी टूटी जो दीवार है उस पर जाकर बैठ जाता। मुंबई शहर वालों, जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में घर के पीछे तरफ भी आंगन होता है और सभी घर एक दूसरे से जुड़कर होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे घर से लगकर जो घर था वहां एक मोहतरमा रहती थी। सेम 4th स्टैंडर्ड, बॉय कट हेयर थे, क्यूट सी, और जब वो स्माइल करती थी ना तो उसके गालों पर डिंपल निकल आते थे। उसका भी सेम रिचुअल था। हर दिन स्कूल से वापस घर आना है, फ्रेश होना है, कपड़े बदलने हैं, खाना खाना है और भाग कर ठीक मेरे पास उस आधी टूटी दीवार पर आकर बैठ जाना है। हम दोनों वहां बैठकर दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी चीजों पर बात करते कि आज राहुल को कौन सी टीचर ने डांटा है, अप्सरा की कौन सी नई पेंसिल मार्केट में आई है, और सबसे इंपॉर्टेंट पीटी क्लास में कल कौन से गेम्स खेलने हैं। मेरे ख्याल से ये दीवार जो थी ना, ये मेरी जन्नत थी। यही वो दुनिया थी। She was my girl next door and I was her boy next door, falling for her hopelessly every day. हम रोज वहां मिलते, रोज बातें करते, पता ही नहीं चला उससे बातें करते करते कब दिन, सप्ताह और महीने बीत गए। फिर मैंने सोचा कि अपने रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर लेकर जाता है, तो हम साथ में बाहर खेलने चले गए। और जैसे हम बाहर पहुंचे, राहुल सामने से मुझे देखकर इशारे करा, और अमन याद है, एंड आई एम लाइक थैंक यू राहुल, क्योंकि जब वो ऐसा कह रहा था ना तो मैंने उसकी तरफ देखा और उसके डिंपल निकल आए थे। और उसी वक्त मैंने अपने ख्याल को एक लेवल और ऊपर कर दिया कि तुम हो, मैं हूं, ये जो दीवार है ये जन्नत है, यही दुनिया है, और इसके आसपास जो कुछ है वो होने के लिए होता होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। फिर 2-3 महीने और बीत गए। एक दिन हम उस दीवार पर बैठकर उसके गालों के डिंपल के बारे में बात कर रहे थे
कि इतने में अचानक से मेरी माँ अंदर से आ गई। मेरी माँ ने हम दोनों को देखा, मैंने अपनी माँ को देखा, उसने अपनी होने वाली माँ को देखा। ये दुनिया आखिरकार आ ही गई हमारे बीच। इतने में मेरी माँ पलटी और वो वापस अंदर गई। आई एम लाइक, ये जाकर अब बताएगी अपने पति को और घर पर होगा कलेश। अब एक ही प्रॉब्लम है कि हम तो मिल नहीं पाएंगे, तो सोल्यूशन यही है कि हम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि इतने में मेरी माँ वापस बाहर आ गई और अब मेरी माँ के हाथ में एक फ्रूट प्लेट थी जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स कट करके रखे थे। और मेरी माँ मुझे वो देती है और कहती है कि अमन, तुम दोनों ऐसे ही बैठे हुए हो, ये खा लो, और सुनो, अकेले मत खाना, उसे भी देना। और वो जवाब देती है, जी आंटी मैं खा लूंगी, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। हम लाइक, क्या चल रहा है सास बहू का? उस दिन मुझे ये लगा कि ये जो दीवार है ना, ये यहां इसलिए है, ये यहां की जन्नत इसलिए है कि इसी के लिए ये पूरी दुनिया बनाई गई है, ताकि वो और मैं यहां आकर मिल सके। उस दिन रात होने तक हम वहीं बैठे रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, बातें करते रहे। और जब मैं जाने के लिए उतरा तो she just gave me a small kiss on my cheeks. मैं शर्मा गया और मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मुझे अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए था। मैं खुश होकर अपने कमरे में आया और सामने कोई बैठा हुआ था। सर टोपी थी, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी। सर आप कौन? गालिब। गालिब कौन? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? कुछ समझ में नहीं आया। अमन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, दीजिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमको मालूम जन्नत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहाँ खो गया मन? गालिब साहब, एक्चुअली मुझे एक ख्याल आ रहा है। आप प्लीज यहां अगर बैठिए ना, मैं कोशिश करता हूं आपके तरीके में आपको बताने की। मेरे सपनों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तुम कल भी थी मेरे दिल में, आज भी हो यही। मेरे सपनों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तुम कल भी थी मेरे दिल में, आज भी हो यहीं। और इस जमाने को अपने बारे में जो मानना है वो मान ले, लेकिन मुझे है ये यकीन कि ये पूरी दुनिया सिर्फ तेरे और मेरे मिलने के लिए है बनी। इस जुगलबंदी के बाद गालिब और मैंने दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि पूरी दुनिया तो सिर्फ इसलिए बनी है ताकि अमन अपनी माशूका से मिल सके। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आप यहां क्या कर रहे हैं? संडे इवनिंग यहां पर आए हैं मेरे से मिलने, क्या ही कर रहे हैं? कि ये जनाब कह रहे हैं कि दुनिया इसलिए बनी है कि अमन अपनी माशूका से मिल सके। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? मेरे ख्याल से आप सब मेरी इस कहानी में, मेरी इस दुनिया में सिर्फ एक प्लॉट लाइन। इनफैक्ट मैंने ये शो इसीलिए रखा है कि मैं आप सबको बुलाऊं यहां पर और आपको ये बताऊं कि आप सब इस दुनिया में किसी काम के लायक नहीं हो। I'll tell you, let me explain. एक दिन खुदा ऊपर बैठ के ना बोर हो रहे होंगे, ऐसे कुछ तो अलग या अमेजिंग करना चाहिए, तो खुदा ने बनाई ये पूरी दुनिया।
अब खुदा ने डाला यहां अमन को, वाह, ये हमने डाला अमन की माशूका को, एंड जस्ट टू मेक थिंग्स हैपनिंग कुछ 8 बिलियन लोग और डाल देते हैं। अब ये दोनों मिल लेंगे और दुनिया बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो तथास्तु बोलने ही वाले थे कि इतने में उनके पास मार्केटिंग का कोई इंटर्न आया होगा, एंड ही वुड बी लाइक, खुदा, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग पीस ऑफ वर्क, क्या खूबसूरत दुनिया बनाई है, क्या अमेजिंग स्टोरी है, पर कैन वी जस्ट लाइक रेज द स्टेक्स ऑफ द स्टोरी, और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। खुदा इज लाइक, एक तो तू इंटर्न है, ऊपर से हम तुझे सैलरी भी नहीं दे रहे, और तुझे कुछ अलग और इंटरेस्टिंग करना है, वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है। खुदा ने इंटर्न की बात मानी होगी और उन्हें जो किया होगा। अगले दिन मैं यहां धरती पर उठता हूं तो पता चलता है कि वो मोहतरमा ना बिना बताए शहर छोड़कर जा चुकी है। एक ही शख्स था क्या दुनिया में जिसके चले जाने से ये पूरी दुनिया खाली हो गई थी। जब पहली बार दिल टूटता है ना तो लगता है कि इससे अच्छा तो ये था कि मुझे मौत आ जाती। पूरी दुनिया का भार मेरे कंधों पर आ गया था। मेरा दिल इतने टुकड़ों में टूट गया था कि अगर इसे जोड़ने जाता ना तो पूरी उम्र निकल जाती। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ? ऐसा क्या किया था मैंने? इतना दुख, इतना थक गया था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। इतने में सामने से कोई चल कर आता है, मैं उनको देखता हूँ। साहिर, साहिर लुधियानवी। से कहते हैं, अमन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मैं चुप रहता हूं और वो पढ़ते हैं कि अगर किसी अफसाने को अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, अगर किसी अफसाने को अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, तो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जैसे इस शायर ये कहते हैं ना तो बाहर बारिश होने लग जाती है। ये तो बारिश का मौसम भी नहीं था। अपने गाल पर हाथ लगाता हूं, पता चलता है कि मैं भी रो रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साहिर साहब चलकर मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं ना, आओ तुम यहां बैठो मेरे साथ। मैं बैठता हूं उनकी बात सुनकर, और फिर वो सामने एक कोरा कागज दिखाते हैं मुझे और कहते हैं, लिखो। तो साहिर साहब, मुझे लिखना नहीं आता है। कहते, बेटा कोशिश तो करो। तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और बाहर हो रही बारिश को अपने अंदर महसूस करता हूं और लिखना शुरू करता हूं। आंखें मूंद जब इन बरसती बूंदों को महसूस कर रहा हूं तो लगता है कि उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस मदमस्त सन्नाटे में उसकी खनक गूंज रही है। इन झूमते झरनों के साथ वो कहीं दूर बैठी दुआएं भेज रही है मुझे। दूर बहुत होगी वो शायद मुझसे, इसलिए मुझ तक ये नम हवाएं भेज रही है उसे। ख्वाबों की दुनिया की अब तो बस यही कहानी है। मैं राजा और वो बस मेरी रानी है। इस मौसम के हर एक पल में हमारी ही रवानी है। मैं जितना उसके भोलेपन का, वो मेरी आवारगी की उतनी ही दीवानी है। ये बरसात शायद इतनी खूबसूरत ना होती अगर मैंने उसकी यादों का दामन थामा ना होता। अब बताओ क्या मौत मुझे उससे जुदा कर पाई है? लेकिन उस पगली को ये कौन समझाए जो अब तक आंसू बहा कर है मेरे लिए रोती। दोस्तों, इश्क में जुदाई का गम तो खुदा ने भी सहा होगा, वरना बेबात ये बरसात नहीं होती। उसके बाद आने वाले 1 साल तक मैंने किसी भी बारिश से नहीं पूछा कि वो बिन मौसम क्यों बरस रही है। ना ही बाहर की, ना ही अंदर की। किसी भी बहते पानी पर आवाज नहीं उठाई कि तुम रुको।
और मेरे दुख को धीरे धीरे मैंने आंसुओं के जरिए बाहर जाते दिया। पता है, इस दरमियान ना मैं रोज उस आधी टूटी दीवार पर जाकर बैठता था। कुछ ना हो पाए तो कम से कम उसके चक्कर लगाता था। फिर ना 2-3 साल बाद एक दिन बरसात के मौसम में मैं उस दीवार पर जाकर बैठा कि अब ना बारिश होगी, अब बारिश आएगी। पर आप मानोगे नहीं, अचानक से सूरज की कुछ किरणें आकर मेरे ऊपर गिरती है और मुझे एहसास होता है कि दरअसल सिर्फ वो मोहतरमा शहर छोड़कर गई है। ये ख्याल तो मुझे छोड़कर नहीं गया ना कि ये दुनिया तो इसलिए बनी है ताकि मैं अपनी माशूका से मिल सकूं। और ये बात मुझे एक्चुअली सबको बतानी चाहिए। और ऐसे नहीं, कुछ अलग करना होगा, कुछ डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ, इतना अलग जो आज से पहले किसी और ने नहीं किया। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं जाकर बनूंगा इंजीनियर, वो भी मैकेनिकल। भाई मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूं, इजीली नहीं, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाकर अपनी माशूका को ढूंढना चाहता हूं। पर मैं आपके लिए आज कुछ भी चैलेंजिंग नहीं करूंगा। हाउ मेनी गाइज इन द हाउस हु आर सिंगल? गिव मी अ चीयर। गाइज। हाउ मेनी गर्ल्स हु आर सिंगल? गिव मी अ चीयर। अवेलेबिलिटी मैंने बता दी है। अब अगर इसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर खुदा और मैं दोनों कुछ नहीं कर सकते। ऑल यू नीड टू डू इज आज बाहर जाए यहां से, और बाहर बहुत सारे कैफेज है, रेस्टोरेंट्स है, वहां थोड़ा टाइम स्पेंड करें। एंड आई एम श्योर आप में से कोई एक इंसान या कोई एक कपल ऐसा बन जाएगा जिनको एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगेगी। फिर आप कुछ दिन साथ बिताओगे, फिर कुछ महीने, और इवेंचुअली आप डिसाइड करोगे कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है आपसे कि जब आप शादी करें तो मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी में किसी एक रिश्तेदार की तरफ से वो मोहतरमा है। तो देख रहे हो आज आपका प्यार में गिरना कितना इंपॉर्टेंट है प्लॉट लाइन के लिए। पर मुझे इस वक्त अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया को बताना था कि दुनिया तो इसलिए बनी है ताकि मैं अपनी माशूका से मिल सकूं। कॉलेज में हो गया दाखिला और हम कहीं अकेले नहीं जाते, तो मैं, गालिब, साहिर और मेरे 2 सूटकेस लेकर पहुंच गए कॉलेज में। पहला दिन था कॉलेज का और कोई ना एक 3rd ईयर का लड़का होगा, उसके हाथ में सीवी था, एक परेशान लग रहा था। आई एम लाइक इजी टारगेट, पक्का किसी जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर आया। वैसा चल के आ रहा था, मैं से 3 कदम लेकर उसके पास गया। आई एम लाइक, और वो मुझे रोकता और चिल्लाता है, नहीं, मुझे नहीं, मुझे पता है। मैं डर जाता हूं, उसकी ना आंखों में बहुत दुख था, तो मैं चुपचाप पीछे आने लगता और यहां जो खड़े थे उनसे टकरा जाता। कोट पैंट पहना था उन्होंने, बाल थोड़े कम थे सर पर, हाथ में एक सिगरेट भी थी। आई वाज लाइक, फैकल्टी? फैज अहमद फैज। बेटा कुछ इश्क किया? सर बहुत। बेटा कुछ काम किया? नहीं सर वो नहीं हो रहा। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। कभी काम इश्क के आड़े आता रहा और कभी इश्क में काम उलझता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। फैज साहब, थैंक यू। यही चाहिए था मुझे। इनफैक्ट अब आप करोगे मुझे इंस्पायर, क्योंकि मुझे सिर्फ काम करना था। भी मेरा सिंपल मोटिव ये था कि घर से बहुत सारे सपने लेकर आया हूं, मेरे घर वालों की उम्मीदें हैं, जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। आपको लगता होगा कि कॉलेज जाने वाले बच्चे बेफिजूल हैं, पर कभी उन्हें टटोल कर देखिए, उनके अंदर बहुत से सपने होते हैं। उनके कंधों पर आज की और कल की दोनों की जिम्मेदारियां होती है। मैंने फैज साहब से रिक्वेस्ट किया, सर आई इनवाइट यू कि प्लीज आप आए हमारे साथ, ज्वाइन करें और मुझे करें इंस्पायर। देख रहे हो आप मुझे, मैं फैज साहब को इनवाइट कर रहा हूं कि आकर मुझे मोटिवेट करें। और आप लोग ऑफिस में जब आपका बॉस कहता है कि इन सब चीजों से इंस्पायर होना चाहिए, आप तुरंत कह देते हो हाँ हाँ सर, सही कह रहे हैं आप।
टिपिकल प्लॉट लाइन कैरेक्टरिस्टिक। डिजर्विंग हो आप लोग, हम नहीं है। मैं, फैज, गालिब, साहिर और मेरे 2 सूटकेस लेके मैं पहुंच गया अपने हॉस्टल के रूम में। वहां मेरे 2 रूममेट्स थे, कतई स्मार्ट लोग, बहुत ज्यादा। हमारी दोस्ती भी हो गई तुरंत। फिर ना कॉलेज का 1 हफ्ता बीता और मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि काम करना तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि सुबह 8 बजे वाली क्लास के लिए मैं उठ नहीं पा रहा हूं, अटेंडेंस पूरा नहीं हो रहा है, काम क्या खाक होगा। ऊपर से कॉलेज वाले लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मेरे दोनों रूममेट्स जो हैं वो हर एक चीज समझ रहे हैं। एक बार को तो मैं डर गया कि इनका कॉन्फिडेंस मुझसे ज्यादा ऊपर कैसे है। वो तो अच्छा है कि जब 1 महीना बीता तब उन्होंने मुझे कन्फेस किया कि अमन, एक्चुअली पिछले 1 महीने से हम दोनों को तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें सब कुछ आता है। फिर 6 महीने बीते और पूरे कॉरिडोर ने हमसे कन्फेस किया कि एक्चुअली तुम्हारे रूम को देखकर पूरे कॉरिडोर को यह लगता था कि तुम तीनों को सब कुछ आता है। और उसी वक्त मुझे समझ में आया कि दरअसल हम में से किसी को भी कुछ नहीं आता। हम सब बस एक दूसरे का चेहरा देखकर वहां से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिन और दुनिया के चक्करों में कुछ और महीने यूं बीते जैसे कि हो कोई खेल। फिर एक रात ऐसी आई जब मैं अपने कमरे में अकेला था। मेरे दोनों रूममेट सो गए थे। इस नई जगह पर एक पुरानी बात याद आई, घर की बहुत याद आई। और ना चाहते हुए भी ना बार बार मुझे वो आधी टूटी हुई दीवार अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। पहला प्यार आपकी जिंदगी से चाहे चला जाए, मगर वो आपकी यादों से कभी नहीं जाता। मैं अपने कमरे में अपनी स्टडी पर चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने ना फैज की तरफ देखा, वो भी चुप थे। गालिब अपनी दुनिया में मग्न थे। सामने मुझे कोरा कागज दिखता है। मैं सोचता हूँ लिखना चाहिए, और जैसे मैं ये सोचता हूँ ना तो फैज वो कागज को मेरे और पास ले आते हैं और साहिर एक कलम लाकर मेरे हाथ में दे देते हैं। किसी एक तिलिस्मानी कलम की तरह, जैसे कोई जादू सा हो रहा हो। कुछ इश्क और कुछ काम के बीच मैं खुद को ढूंढने लग जाता हूं। कुछ बैठे बैठे सोचता हूं, कुछ सोचते सोचते बैठा हूं। नए जज्बे, नए हौसले की उड़ान ले रहा हूं मैं। उस नन्ही चिड़िया की तरह तिनके चुन रहा हूं मैं। ये आंखें उस स्फूर्ति की कामना करने बैठी है। ये स्फूर्ति अब सब थपेड़ों का सामना करने बैठी है। कुछ सपनों जैसे सपनों की उड़ान ले रहा हूं मैं। इन भूले भटके चेहरों से खुद की पहचान ले रहा हूं मैं। तब मंद ही मंद एक हौली सी मुस्कान होठों पर आती है। उसकी यादों को याद करने का एक जरिया जो बन जाती है। इस बेचैनी से अब और प्यार हो रहा है। खुद से ही उसके प्यार का इजहार अब बार बार हो रहा है। और दूरियां दरमियान तो है मगर फासले नहीं। मालूम है इंतजार बहुत है, लेकिन अब वो हौसले नहीं। और एक छोटी सी पहचान बने, कुछ अपना भी अभिमान बने। एक छोटी सी पहचान बने, कुछ अपना भी अभिमान बने। और उसके नाम के साथ मेरा नाम लिए अपना भी एक मकान बने। इन सब शोहरतों की बुलंदियों पर मुझे चढ़ना है, लेकिन उससे अभी और प्यार करना है। और सब साझा करके भेजा था अम्मा बाबा ने हाथ मेरे। सब साझा करके भेजा था अम्मा बाबा ने हाथ मेरे। काश तू भी आ जाती साथ मेरे। उस रात ना ये लिखते लिखते मेरी आंख लग गई। अगले दिन दोपहर में माँ के फोन कॉल से मेरी नींद खुली। और फोन उठाते ही मेरी माँ मुझे सबसे पहले कहती कि बेटा पता है कल रात से मुझे हिचकियाँ आ रही थी। मैंने माँ को नहीं बताया कि मैं उन्हें याद कर रहा था। वो उदास हो जाती। फिर वही रेगुलर बातें, क्या खाया आज, क्लास गए कि नहीं, एज इफ शी नोज। और फिर ना फोन रखने से पहले एक आखिरी बात बताई उनने मुझे कि बेटा वो अपने घर के पीछे वाले बरामदे में जो आधी टूटी दीवार थी ना, कहाँ
वो कल रात तुम्हारे पिताजी ने ठीक करवा दी। और मुझे लगा कि ये खुदा मुझे इशारे कर रहा है कि दोस्त अब वक्त हो चला है आगे बढ़ने के लिए। जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश मुकम्मल हो तेरी बंदिया, जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश मुकम्मल हो तेरी बंदिया। कभी कभी दरगाह की चाहत रखने वालों को खुद खुदा भी मिल जाते हैं। अगले दिन सेकेंड ईयर कॉलेज का पहला दिन, मैं अपने चौराहे पर जाकर वहां खड़ा हूं कि अब मेरा रूममेट आएगा। एज यूजुअल टाइम पर नहीं आ रहा है, वो लेट है। मैं वेट कर रहा हूं हमेशा की तरह, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। एक हवा के झोंके से ना उसके सारे बाल उड़ जाते हैं। स्याह काली रात जैसी है उसकी आंखें। मुझे देखकर मुस्कुराती है, मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। फिर वो अपनी क्लास की तरफ चलने लगती है, मैं भी ऑटोमेटिकली अपनी क्लास की तरफ चलने लगता हूँ। भूल गया अपने रूममेट को एंड आई एम लाइक खुदा थैंक यू। अगले दिन वो मुझसे पहले वहां आकर खड़ी है, मैं पहुंचता हूं। इस बार वो मुझे देखकर मुस्कुराती है, मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं। फिर हम दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ चल जाते हैं। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन सेम। छठे दिन मैं लिखता हूं, मेरे रास्तों का सफर बन रही हो क्या, मेरे सैलाबों का भंवर बन रही हो क्या, मेरे रास्तों का सफर बन रही हो क्या, मेरे सैलाबों का भंवर बन रही हो क्या। आजकल हर दूसरे दिन नजर में आती हो, मेरी दुआओं का असर बन रही हो क्या। और तुम चलती हो चेनाब की तरह, दिखती हो किसी ख्वाब की तरह। तुम चलती हो चेनाब की तरह, दिखती हो किसी ख्वाब की तरह। जिसका सवाल मैं सदियों से ढूंढ रहा हूं, तुम लगती हो उस जवाब की तरह। ये बोलते बोलते मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। हमारी बातें हुई और मैंने मौका देखकर उसका नंबर मांग लिया। भाई तब जियो नया नया आया था। कैपिटलिज्म अपनी जगह पर जैसा है रहने देते हैं, मगर फ्री फोन कॉल्स और मैसेजेस जो एक आशिक को मदद देते हैं, वो तो एक आशिक ही जानता है। मैं देर रात अपने कमरे में हूं, मैं फैज साहब से पूछ रहा हूं, सर ये मैसेज जो लिखा है हाँ या ना में बताइए, ज्यादा चीजी तो नहीं है, भेज दूं कि नहीं। ये जवाब नहीं दे रहे। गालिब को पूछा, साहिर को पूछा, ये भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूं भेजूं कि नहीं, भेजूं कि नहीं। हाँ या ना में पता चल जाता तो बेहतर होता। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के नाशिकों को क्या पता किस तरह रखते थे हम खत में कलेजा निकाल के। उदय प्रताप सिंह जी, हिंदी के मशहूर शायर। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, इसी की जरूरत थी। एक काम करते हैं, आप आकर यहां बैठिए हमारे साथ, क्योंकि अब मैसेज नहीं जाएगा, अब लिखा जाएगा उस मोहतरमा को एक। और आप आकर बैठेंगे हमारे साथ। मैं लिखना शुरू करता हूं कि सुनो, एक काम करते हैं दो बातें करते हैं, एक काम करते हैं दो बातें करते हैं, 3 पल निकालते हैं 4 कदम साथ चलते हैं। 5 बजे अगले दिन तुम मुझे 6 नंबर की सड़क पर मिलना, तुमसे 7 जन्मों का वादा करना है। फिर 8 बरस बाद जब रात के 9 बजे तुम मुझसे कहोगी कि आओ साथ बैठकर खाना खा ले, तो मैं मुस्कुराकर कहूंगा नहीं रुको, बैठो, एक काम करते हैं दो बातें करते हैं। मैं और हम सब अकेले नहीं जाना था, गए उस मोहतरमा को वो खत देने। हमने उसे वो खत दिया, वो खत लेते ही उसकी स्याह काली आंखों में सितारे निकल आए। खुश हो गई एकदम। मैंने उसके जवाब का इंतजार ही नहीं किया। अपनी धुन में झूमता हुआ मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लग गया कि कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। कुछ खुद में ही तुम गुम रहती हो, मुझसे भी बातें कम कहती हो। कुछ भूल जाने की तुम्हारी आदत, कुछ बेवक्त मुस्कुराना जैसे इबादत। तुम्हारे हर झूठ में भी लगती मुझे तुम सच्ची हो।
कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। कमरे में कोई बैठा हुआ था, मैं डर गया। देखते ही उनको खालिद पूछते हैं, क्या हुआ? जावेद अख्तर साहब। घबरा क्यों रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने फिर को फिर कहा था। मैं जावेद साहब ने एकदम सामने आ जाते हैं मेरे, और मुझे कहते हैं कि मैं दरअसल वक्त से थोड़ा पहले आ गया हूं, मुझे ना तुम्हें कुछ देना था। हाँ जावेद साहब दीजिए ना। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और ये कहते हैं ना जावेद साहब पीछे से ऐसे एक खत निकालते हैं और मेरी तरफ बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि ये लो देख लो ये इश्क है, ये वस्ल है, ये हिज्र। ये लो देख लो ये इश्क है, ये वस्ल है, ये हिज्र। अब लौट चले आओ बहुत काम पड़ा है। ये तो उसका जवाब था। मैं तुरंत उनके हाथ से छीनता हूं। और जावेद साहब कहते तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। मैंने कहा नहीं मैं हूं तैयार, आप टेंशन मत लो। और मैं वो खत खोलता हूं और उस पर लिखा है, अमन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ख्याल रखते हो मेरा, बहुत ध्यान रखते हो, मेरी हर बात मानते भी हो, बट आई थिंक यू आर टू गुड फॉर मी। और इसमें ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, शायद हम साथ नहीं रह सकते। मैं अच्छा इंसान हूं, तो मेरी मोहब्बत के बदले मुझे हमदर्दी क्यों मिल रही है? गलती कर दी मैंने अच्छा इंसान बनकर, या हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहकर, या फिर ये सोचकर कि कोई भी प्रॉब्लम जब उसके पास आए तो उससे पहले मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ऐसा क्यों होता है कि दुनिया को यह लगता है कि अगर कोई अच्छा इंसान है तो हम उसके साथ जितना मन है उतना बुरा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अच्छा इंसान है ना, ये बुरा थोड़ी करेगा हमारे साथ, इसे तो बुरा लगेगा भी नहीं। क्यों लगता है दुनिया को ऐसा? मुझे नहीं बनना था अच्छा इंसान। मेरे सपने थे, घर वालों की उम्मीदें थी, मुझे जॉब लेना था। अगले दिन एक इंटरव्यू था। उस दिन ना मेरे दोनों कॉलेज के जो रूममेट्स थे उनका जॉब लग गया था। आई एम लाइक आई विल गो टू दिस इंटरव्यू, सब अच्छे से होगा। मैं वहाँ जाता हूँ, वो मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं हर एक चीज़ का जवाब देता हूँ एंड आई एम वेटिंग कि वो मुझे बताएंगे। पर मुझे कहते हैं कि हे अमन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। कोई बात नहीं, इट्स ओके। दूसरे दिन एक और इंटरव्यू है, वहाँ जाऊँगा। तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, पता नहीं चला यार, मैं भूल गया, गिनती भूल गया। हर एक में रिजेक्ट हो रहा था। सेकंड लास्ट इंटरव्यू था मेरा, और मैं ऐसे गया हूँ वहाँ पर, और मुझसे सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया है, फिर वही सॉरी ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वन। अपना CV उठाता हूँ और ना चलने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कहाँ चल रहा हूँ। और उस दिन फर्स्ट ईयर के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो मैं ऐसे चल रहा हूँ और कोई एक फर्स्ट ईयर का लड़का 3 कदम लेके मेरी तरफ आता है। लाइक नहीं, मुझे पता है, मुझे नहीं। जावेद साहब सही थे, मैं तैयार नहीं था इसके लिए। मैं अपने कमरे में आकर बैठता हूँ, मैं स्टडी पर, और सोचता हूँ कि कुछ अलग, कुछ तो हो पाए। क्या हूँ मैं, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ? इतने में जावेद साहब कुछ बुदबुदाने लगते हैं। नहीं सुनना। जावेद साहब और पास आते हैं और कान में कहते हैं, बेटा कुछ लिखो। मैंने कहा जावेद साहब लिखने से थोड़ी होता है हर बार, लिखना हर समस्या का समाधान नहीं है। मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा एक कोशिश तो करो। इतने में ना फैज एक कागज ले आते हैं, साहिर कलम रख देते हैं, और मैं चुपचाप अपने आप को खोजने की कोशिश में लग जाता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? तू देखे जहां मैं वहां हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं?
अब्बा ने कहा सबसे जुदा हूं मैं, एक पल को लगा कि खुदा हूं मैं। मेरे उड़ने के सपने से उन्हें इनकार था, मुझे लगा शायद यही प्यार था। माँ ने कहा तू खिलौना है मेरा, मैंने कहा नहीं छोड़ दे, क्या पता कौन कब कहां तोड़ दे। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? तुमने कहा पागल हूं, मैं ये जानता हूं। उसने कहा डरता हूं, मैं ये मानता हूं। मैं अपने सपनों के कातिल को पहचानता हूं, आए दिन वो मुझे आईने में नजर आता है। सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूं, पर मैं तो हिजाब में हूं। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूं खुद को, पर मैं तो महताब में हूं। क्या मैं मौलवी की दुआ हूं या मैं आरती का धुआं हूं? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? मैं शराब हूं, खराब हूं, किताब हूं, खुमार हूं। क्या मैं उसका पहला इजहार हूं? मैं उसका इनकार हूं। मैं वकालतों में रखी गीता का सार हूं, खुला हूं, बंद हूं, अनेक हूं, चंद हूं, रहस्य का एक छंद हूं। आंखें खोल कर देख, मैं ही पाकिस्तान, मैं ही हिंद हूं, मैं ही मजहब, मैं ही कौम हूं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? हो सकता है मैं वो घर हूं जिसका पता डाकिया भी नहीं जानता। हम ये मानेंगे नहीं, पर हम सब उस तन्हा घर में एक बार रह चुके हैं। हो सकता है मैं वो घर हूं जिसका पता डाकिया भी नहीं जानता। सिगरेट का वो पहला कश जो लोग सिर्फ शौकिया तौर पर लेते हैं, या फिर वो बैसाखी जिसे एक अपाहिज अपनी ताकत और ये दुनिया लाचारी समझती है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? वजीरों की जुबान का पहरा हूं मैं, राज थोड़ा गहरा हूं मैं। हां, तुम में से एक चेहरा हूं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? ये तो अच्छा लिख दिया यार मैंने। आपको पता है अच्छा लिखने से ना अच्छा होता है, और अच्छा होना और आपके बीच में सिर्फ एक कोशिश भर का फैसला होता है। अगले दिन मेरा लास्ट जॉब इंटरव्यू था। उम्मीद हार चुका था, पर सोचा कि एक कोशिश करके देखते हैं। तो मैं उठा और मैं ना अपने इंटरव्यू वाले के रूम के लिए जाने लगा। वहाँ गया, बैठा, उन्होंने मुझे जो सवाल पूछे मैंने पूरी ईमानदारी से उसके जवाब दिए, एक एक जवाब ईमानदारी से। और ख़त्म होने पर मैं उठकर जाने वाला था कि वो मुझे रोकते और कहते हैं, हे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। क्या? जब दुख बहुत वक्त तक आपके साथ घटता रहता है ना, तो अचानक आए सुख पर आपको विश्वास नहीं होता है। उन्हें फिर कहा, यू आर सेलेक्टेड। जावेद साहब सही कह रहे थे, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगा। समझ में नहीं आया खुश हूं, उदास हूं, क्या करूं। पर एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको। उस रात जो मैंने वो कविता लिखी थी ना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, वो पहली कविता है जो 3 साल बाद मैंने मुंबई शहर आकर ठीक इसी जगह, इसी वेन्यू पे रिकॉर्ड की थी। और वही कविता मैंने अपने यूट्यूब पर डाली थी, और उसने ही मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं अपना फुल टाइम जॉब छोड़कर एक कलाकार बन सकता हूँ। तो अगर देर रात किसी अनजान कमरे में आपको कहीं से कोई एक आवाज आए कि ये करके देख लो, शायद कुछ बदल जाए, तो वो कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता कुछ सालों बाद वो चीज कैसे आपको आपके सपने के और करीब ले जाएगी। इट वॉज हैपनिंग। कॉलेज का आखिरी 6 महीने इतने खूबसूरत बीते, आप पूछो ही मत। भाई जिस फेस्टिवल में जा रहे हैं वहां जीत कर आ रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, मार्क्स अच्छे आ गए यार। ऐसा कैसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। आप देख रहे हो मेरा कॉन्फिडेंस कहां गया होगा। देखो, ये तो मैंने पहले ही मान रखा है कि दुनिया मेरे लिए बनी है ताकि मैं अपनी माशूका से मिल सकूं। थोड़ा बहुत राइटर में अपने आप को मानने लग गया था, ऊपर से इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई थी। तो मैं वहां खड़े होकर आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप सब इस दुनिया में किसी काम के लायक नहीं। आप सब एक मामूली से किरदार, एक एवरेज से किरदार, जो रोज ये जिंदगी बिता रहे ये सोचते हुए कि एक दिन हमारे साथ कुछ अलग होगा, कुछ यूनिक,
बिल्कुल सपनों की तरह। नहीं होगा, वो मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे सपनों के लिए जहां मुझे जाना था, यानी कि मुंबई शहर में, मेरा जॉब मुझे वहां लेकर आ गया। सोच रहे हो, मेरी जॉब प्लेसमेंट मुंबई में थी। तो जब हम यहां आए हैं, पहले ही हफ्ते में एक ऐप पर ना मैं किसी से टकरा गया। नहीं, आप जो सोच रहे हो वो नहीं। जब मुझे टिंडर या बम्बल डाउनलोड करके किसी को ढूंढना चाहिए था, मैं मुंबई में घर ढूंढ रहा था। और मुंबई में मोहब्बत आपको चाहे मिल जाए, घर नहीं मिलता। तो मैं मैजिक ब्रिक्स पर रात में बैठकर राइट स्वाइप कर रहा हूं। एक घर पसंद आया, राइट स्वाइप किया, तुरंत ब्रोकर का कॉल आता है, सर आपने ये घर पसंद किया? हाँ। सर ये घर इस एरिया में? हाँ। सर इसका रेंट इतना? हाँ। सर इसका ब्रोकरेज इतना? शक्ल पे मत जाओ, दे दूंगा। सर बहुत अच्छी चॉइस है, बस ये घर ना अवेलेबल नहीं है, पर इससे मिलता जुलता एक घर है, आप बोलो तो मैं आपको वो दिखाऊं। लाइक व्हाई इज इट साउंडिंग लाइक माई लव लाइफ? पर कुछ दिन और बीते और एक दूसरे ऐप पर मैं एक्चुअली में किसी से मिला, इंस्टाग्राम। और ना वो गानों के कवर गाती है एंड सुनहरे बाल हैं। वो एक पर्टिकुलर कैफे में ना बार बार जाती है। तो मैं कुछ दिनों तक तो समझ गया कि हाँ यहाँ जाती है। फिर मैंने उसे फॉलो किया, उसने फॉलो बैक किया, ग्रेट। फिर एक दिन उसने बैक टू बैक मेरी 3 स्टोरीज को लाइक कर दिया। सिग्नल, स्ट्रेट सिग्नल। आपको लग रहा है ऐसा है? आपको लग रहा है ये सिग्नल है, इसीलिए आप क्रश पे अटके रहते हैं? आप लोगों को लग रहा है? आप सब मेरे साथ, तो आप लोगों को लग रहा है? आप रहो जहां रहना है। मुझे लगा ये प्योर सिग्नल है, मुझे एक्चुअली उस कैफे में जाना चाहिए। लेट्स नॉट मेक इट ऑकवर्ड। मैं रैंडमली किसी दिन उस कैफे में जाता हूं, वो वहां आएगी तो हम मिल लेंगे। साउंड्स लाइक अ प्लान मुंबई, राइट? लाइक अ गुड प्लान, राइट? बस मैं आपको ये चीज बताना भूल गया था कि दरअसल वो कैफे मेरे घर से 1719 किलोमीटर दूर था। पर आप सब मेरे साथ हो इस प्लान में, और आपके कहने पर मैं जा रहा हूं वहां पर। तो मैं गया उसके शहर और उसी कैफे में जाकर बैठ गया। वेटर आया तो मैंने वही ड्रिंक मंगाई जो मैंने उसकी स्टोरी पे देख रखी थी, ताकि आए तो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट रही उसी सेम। और मैं इंतजार करता रहा कि वो अब आएगी। फैज साहब भी थोड़ा कॉन्शियस हो गए थे, क्या हो रहा भाई? गालिब से बात करिए आप। और हम वहां बैठे हैं और वेटर बार बार आ रहा है, और फिर ना अचानक से एक कागज दिखा मुझे सामने। मैं मुस्कुरा उठा। साहिर साहब ने मेरे हाथ में कलम थमा दी और उसके इंतजार में मैंने लिखना शुरू किया। सुनहरे बालों वाली लड़की, सुरमई आंखों वाली लड़की, बस एक झलक से अपनी मेरा पूरा दिल ले गई वो लड़की। मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है, किसी से बिना मिले भी क्या खूब इश्क होता है। मैं तो निकला था बड़े जरूरी काम पे, रास्ते में मिल गई वो इंस्टाग्राम पे। सफेद सूट में कहीं खड़ी सी थी वो, इंसानों के शहर में परी सी थी। उसके दाएं गाल का तिल मुझे लाल कर गया है। खुदा तू ये कैसा कमाल कर गया। उसका और मेरा एक वक्त में होना खुद में ही एक खूबी है, उससे दिल तुड़वाना भी एक खुशनसीबी है। वो कानों में चांद बाली वाली लड़की, वो होठों पे मीठी सी गाली वाली लड़की। फिर मैंने अपने फोन को कसकर थाम लिया और धीरे से पहली बार उसका नाम लिया। लगा कि सारे तारों का घर उसकी आंखों के अंदर है। उसका तो नाम ही कोई जादू मंतर है। ऊपर से वो गाने भी गाती है, कैसे कैसे मुझे आजमाती है। कोई खबर पहुंचाए उस तक ये कि मेरी रूह भी उसको चाहती है। वो नाक में काले लौंग वाली लड़की, वो हाथों में मेहंदी के रंग वाली लड़की। मैंने सोचा जरा अपनी किस्मत को आजमाता हूं, एक दफा उसके शहर हो आता हूं। शायद टकरा जाएं हम किसी गली या बाजार में, उससे हर इत्तेफाक से मिलने को हूं तैयार मैं। फिर एक तपती दोपहर में बिन बुलाया मेहमान था, उसके नाम के अलावा मैं पूरे शहर से अनजान था। शाम तक इंतजार करते करते उसका उसके शहर से भी राबता हो गया। 2-4 खोए लोगों को मैंने रास्ता बता दिया।
फिर दोस्ती के खातिर पूछा उसके शहर ने मुझसे कि उस सुनहरे बालों वाली को इल्म भी नहीं कि तुम यहां हो। कहो तो मैं खुद जाकर बता दूं उसे, तुम्हारे पास यहां लाकर बैठा दूं उसे। जवाब दिया उसके शहर को मैंने फिर कि होने को तो ये हो सकता है बहुत खूब, मगर ऐसे मेरा दिल नहीं मानेगा उसे महबूब। हाँ, मैं तरस रहा हूं कि वो आकर मेरी कहानी में शामिल हो, लेकिन उसकी रजामंदी के बगैर हम क्यों उसकी जिंदगी में दाखिल हो। ये दुकानें, ये चांद सितारे रुके रहेंगे, देखते रहेंगे झांक कर। मैं फिर आऊंगा, ऐ खुदा हो सके तो तब ये इत्तेफाक कर, इसी बाजार में उसके हाथों से डायरी गिर जाए मुझसे टकराकर। धीरे धीरे उसका नाम लूं देते हुए डायरी उठाकर, और वो जरा जरा मुस्कुराए और देखे अपनी पलकें उठाकर। मैं पागल ही हो जाऊंगा उसकी आंखों वाली खलबली से, और वो बस थैंक यू कहकर निकल जाएगी उस पिछली गली से। सुनहरे बालों वाली लड़की, सुरमई आंखों वाली लड़की। अब उस दिन वो तो नहीं आई मेरे साथ, मगर ये कविता जरूर आ गई। तो ट्रेन में बैठकर मैं अपने दोस्तों के साथ वापस अपने शहर की तरफ जा रहा था कि इतने में कोई आया, लाइक सर पानी ले लो पानी ले लो। हमने कहा अरे नहीं चाहिए। चाय ले लो चाय, अरे नहीं चाहिए। सर ये ले लो, अरे नहीं चाहिए कुछ भी। गजब है यार इंडियन रेलवे, कभी भी कुछ भी, ये भी ले लो वो भी ले लो। फिर ना सामने से एक लड़का सा आता है, मुझे बोलता है अरे आप अमनदीप हो ना। मैंने कहा हाँ हाँ। आपने वो कविता लिखी है मैं कौन हूं मैं क्या हूं। हाँ दरअसल मेरे साथ कोई है, मैं ना उन्हें आपसे मिलवाना चाहता हूं। अरे नहीं। चला गया इतने में, मैं अपने आप को ठीक करने लग गया इतने में। और जैसे ही मैं देखता हूं, आई नो यू, you're the person because of whom I started believing in the magic of stories. रस्किन बॉन्ड। मैं ना 8 साल वाला अमन हो जाता हूं जिसने पहली बार पढ़ी थी द नाइट ट्रेन एट दियोली, और इतने सालों बाद वापस रस्किन मुझे इस ट्रेन में मिल गए। एंड वो हंसते हैं, इट्स लाइक अमन आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। यस रस्टी। Aman, till the time there are roads and railways in this country, you and I are never going to fall short of stories. Thank you so much. रस्टी एक काम करो ना, आप आकर यहाँ हमारे साथ बैठो ना। एंड रस्किन ऐसे 2-3 कदम चलते हैं और फिर रुक जाते हैं। I'm like, what happened, Rusty? It's like, Aman, all the people who are here are actually the writers who write in either Hindi or Urdu. I write in English. Rusty, घबराना नहीं, आप आकर यहां बैठो। हम नहीं चाहते कि देश में सिर्फ एक ही भाषा हो। जिनको ये जोक समझ नहीं आया आप जाकर न्यूज देख सकते हैं। मैं जब तक पीछे पलटकर देखता हूं तब तक पता चलता है कि भाई रस्टी ने जगह बना ली है, और हम सब ने क्यूमुलेटिवली ये डिसाइड किया है कि अब रस्किन की बातों में आकर हम सोलो ट्रैवलिंग करेंगे। बेस्ट चीज, मुझे पता है आप लोग भी प्लान बनाते हो, मगर आपके प्लान सिर्फ प्लान रहते हैं। मेरे प्लान एग्जीक्यूट हो रहे थे। 6 महीनों में बीर, धर्मशाला, नेपाल, भूटान, कन्याकुमारी, कोची सब देख लिया मैंने। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि अमन पुष्कर में ना बहुत अच्छी होली मनाई जाती है, वैसे आप चले। ललित अग्रीड। मैं पहुंच गया दिल्ली, निजामुद्दीन स्टेशन पर अजमेर शताब्दी पकड़ने। मैं ट्रेन में बैठता हूं और सबसे पहला जरूरी काम करता हूं, इंस्टाग्राम के लिए कुछ वीडियोस बनाता हूं। फिर दूसरा जरूरी काम करता हूं, सो जाता हूं। इंजीनियर हूं, नींद तो प्रायोरिटी है। 10 बजने में जब 10 मिनट बाकी थे तो रेल नीर की एक पानी की बोतल मेरे पैर पर गिरती है और मेरी नींद खुल जाती है। मैं बाहर की तरफ देखता हूं तो एक मंदिर है लाल रंग का। जमीन की तरफ देखता हूं तो रेत ज्यादा है, घास कम है। मतलब हम राजस्थान में आ चुके हैं। ये हमारी देश की खूबी है कि आप देश के किसी भी कोने की जमीन को देखकर ये बता सकते हैं कि ये देश का कौन सा कोना है। और मेरी कोशिश बस इतनी रहती है कि मैं देश के अलग अलग भाग में जाऊं और वहां सबको ये याद दिलाऊं कि हम देश के अलग अलग भागों को देश का कोना छोड़कर
वापस से देश बुलाना शुरू कर दे। मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ। पहली स्टोरी उस मोहतरमा की है जिसके लिए मैं उसके शहर तक गया था। मैं खोलता हूँ और उसमें ना वो एक्चुअली एक जगह बैठी हुई है और ऊपर लिखा है लेट्स गो, और पीछे ना बहुत सारी शताब्दी वाली फीलिंग है। अगर आपने कभी शताब्दी में वैसे किसी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि उनके सीट्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। मैंने देखा, मैंने कहा ना ना खुदा, इतना तो नहीं, मुझे भी पता है। खुदा इज लाइक सेकंड स्टोरी पे जा। मैं सेकंड स्टोरी खोलता हूँ, वो ना एक बूमरैंग है और वो ना एक दरवाजे पर खड़ी है ट्रेन के ऑब्वियसली, और पीछे एक मंदिर है लाल रंग का। खुदा इज लाइक भाई मैंने अपना सिग्निफिकेंस डाल दिया, अब तो मान ले। एंड द इंटर्न वाज लाइक खुदा बट अब खुदा है वो मंदिर, लाइक शट अप, वी आर ऑल द सेम। मैंने तुरंत उसे मैसेज किया, हे आई गेस वी आर इन द सेम ट्रेन। टू माई सरप्राइज वो तुरंत रिप्लाई करती है, आई एम इन अजमेर शताब्दी, विच ट्रेन आर यू इन? अजमेर शताब्दी C2। उसने बताया वो C12 में और जयपुर तक जा रही है। अब जयपुर ना 10 मिनट में आने वाला है। तो मेरा पहला थॉट ये है, पहला ख्याल ये है कि मैं चलना शुरू करता हूँ। 10 डब्बे हैं, पहुंच जाऊंगा ना 10 मिनट में। पर दूसरा ख्याल यह आया कि हमारे देश में किसी भी 2 ट्रेन के डब्बों और 2 स्टेट्स के बीच कब शटर डाउन कर दे आपको पता ही नहीं चलता। फिर आप किसी ऐसे डब्बे में फंस जाते हो जहां या तो सिर्फ 2G नेटवर्क आता है या फिर उसकी न्यूज पूरे देश तक पहुंचती नहीं है। तो ये आइडिया मैंने उसी वक्त ड्रॉप कर दिया। फिर जो नेक्स्ट ख्याल आता है वो ये है कि जयपुर स्टेशन में ट्रेन 10 मिनट रुकती है, मैं वहां उतरूंगा, जाकर उससे मिलूंगा, हाय हेलो करूंगा। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो सोलो ट्रिप है, कहीं से भी शुरू हो जाए। मैंने अपने शोल्डर बैग को उठाया, उसमें अपना लैपटॉप, वॉलेट रखा और अपने सूटकेस को देखकर कहता हूं कि आज अगर तू खो भी गया ना, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतने में ट्रेन अचानक रुक जाती है तो मैं उतरता और मैं प्यार में चल रहा हूं, उसके डब्बे की तरफ प्यार में भाग रहा हूं। 2-3 डब्बे पार हो गए और मुझे लग रहा है यार कुछ तो गलत है, कुछ तो अलग है। ये जयपुर स्टेशन क्यों नहीं लग रहा है मुझे? जयपुर एक कैपिटल सिटी है, बड़ा जंक्शन होना चाहिए, पर ये लग नहीं रहा है। अगर आपने कभी दिल्ली से जयपुर अजमेर शताब्दी में ट्रैवल किया है या कोई भी ट्रेन में, तो आपको पता होगा जयपुर स्टेशन आने से 5 मिनट पहले एक स्टेशन आता है जिसका नाम है गांधीनगर जयपुर। आई एम लाइक गांधी जी, आप अपना सिग्निफिकेंस कहीं भी डाल सकते थे मेरी स्टोरी में। तो मैं डर जाता हूँ, ट्रेन में वापस आता हूँ और मैं तुरंत उसे मैसेज करता हूँ, सुनो तुम गलत स्टेशन पर मत उतर जाना। और अब मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ ना ट्रेन से 2 मिनट के लिए रुकती है। मैं वेट कर रहा हूँ और मुझे एहसास होता है कि अब ना ट्रेन चलने लग गई। बाहर की तरफ देखता हूँ तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे चली गई है। तभी मेरा फ़ोन बजता है, इसका मैसेज है, हे अमन, एक्चुअली मुझे जहाँ जाना था ना वो जगह इस स्टेशन से पास थी, तो मैं वहाँ उतर गई। स्टेशन पर देखा पर तुम नज़र नहीं आए। कोई बात नहीं, अगली बार सही। देखते देखते सब हो जाएगा, अगर ये ना हुआ तो कुछ और हो जाएगा। तुम निकलोगे मंजिल की तलाश में, रास्ते में कोई हमसफर मिल जाएगा। हो सकता है भरे मौसम में तुम्हें अपने रंग के फूल ना मिले, हो सकता है दुनिया के रंगों में तुम्हें अपने रंग की झलक ना दिखे, हो सकता है तुम्हारी दिली तमन्ना आखिरी मोड़ पर आकर दम तोड़ दे, बचपन की वो महबूबा बिना बताए तुम्हारा शहर छोड़ दे। तुम उसे ढूंढने की चाह में पूरी दुनिया घूम लोगे, एक रंग को खोकर तुम इंद्रधनुष को चूम लोगे। मुझे मालूम है मेरी इन बातों पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, मगर देखना एक दिन तुम्हारा सारा दुख थक कर सो जाएगा। अगर ये ना हुआ तो कुछ और हो जाएगा, पर देखते देखते सब हो जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये इंसान पागल है, कि हमें बता रहा है कि दुनिया इसलिए बनी है कि ये अपनी माशूका से मिल सके, पर या तो लड़की इसको छोड़कर चल जा रही है या तो स्टेशन पर नहीं मिल रही है। क्या ये अब भी मान रहा है इस बात में? क्या ये यकीन कर रहा है इस बात में कि दुनिया इसलिए बनी है ताकि ये अपनी माशूका से मिल सके? और अगर यकीन कर रहा है तो क्या ये प्यार कर रहा है?
और अगर प्यार कर रहा है तो फिर किससे कर रहा है? इश्क दे मेरे मित्रा पहचान की, मिट जावे जदो जिद अपनौन दी। जसमीत, मुझे पता है अकेले में आईने के सामने वो खुद को जैज़ बुलाती होगी। आज से लगभग 3 साल पहले जलंधर की एक ठंडी शाम में मैंने उसे देखा था। सफेद पटियाला सूट पहने हुए, सतरंगी फुलकारी और हाथ में चाय का एक कप लिए अपने घर वालों के साथ खड़ी थी, थोड़ी दूर पर मुझसे। एक बार को हमारी नजरें भी मिली। मैं हड़बड़ाकर अपनी घड़ी की तरफ देखने लग गया। एहसास हुआ मुझे कि अगर अभी नहीं निकला तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसलिए बेमन से मैंने गाड़ी मंगाई और निकलने से पहले एक आखिरी बार दोबारा उसकी तरफ देखा। वो अब भी खुलकर हंस रही थी, लेकिन इस बार हमारी नजरें नहीं मिली। नहीं बता पाया मैं उसे अपने बारे, नहीं पूछ पाया मैं उससे उसके ख्वाब। जसमीत, जैज़, जैज़, जसमीत, यही नाम होना चाहिए था उसका। ये वही तो थी। इश्क ते मेरे मित्रा पहचान की, मिट जावे जदो जिद अपनौन दी। नमस्ते लंदन में पहली बार मैंने ये लाइन सुनी थी और उस दिन से इस दिन तक मैंने कभी उनका मतलब जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब उसे देखा ना तो लगा कि यही तो है वो मतलब। दरअसल मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। कोई कहानी देखकर, कोई फिल्म देखकर या कोई प्ले देखने के बाद जो उनकी लीड फीमेल कैरेक्टर होती है ना, मैं उन्हें अपने आसपास ढूंढने लग जाता हूँ। और कई बार वो मुझे मिल भी जाती है और मैं मन ही मन उन्हें उस किरदार का नाम दे देता हूँ। नाम से याद आया, वैसे मुझे अपना नाम कुछ खास पसंद नहीं है। ग्रोइंग अप आई हेटेड इट, क्योंकि मेरे क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था अमनदीप कौर। ऊपर से मेरा नाम कितना बड़ा है, अमनदीप सिंह। और अगर आप अमन बुलाए और अमन एक बार आप चिल्ला कर देखिए, भीड़ में कम से कम 4 लोग पीछे पलट कर देखेंगे। तो कुछ खास पसंद नहीं था मुझे। पर एक दिन मुझे अपने नाम से मोहब्बत हो गई। जानते हो कैसे? नैना। न्यूयॉर्क में रहने वाली जब उस छल्ली सी कॉम्प्लिकेटेड लड़की को मैंने बड़ी स्क्रीन पर देखा तो बस उसे देखता रह गया। उस दिन सिर्फ उसके पड़ोस में रहने वाला एक अमन नहीं था जो उसके प्यार में गिर गया था, बल्कि स्क्रीन के इस तरफ एक और अमन मौजूद था जो उसे देखते हुए बस ये सोच रहा था कि ऐसी दीवानी लड़की से कोई मोहब्बत किए बिना कैसे रह सकता है। मैं भी चाहता था किसी भीड़ भरे स्टेशन में एक खाली डायरी लेकर नैना के नैनों के सामने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना। लेकिन इस बात से खुश था कि ये अमन नहीं तो क्या हुआ, वो तो कर रहा है। और बस उस दिन से मैं अपने नाम से मोहब्बत कर बैठा। मैंने बताया ना आपको, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। कोई एक कहानी देखकर, कोई फिल्म देखकर या कोई कविता पढ़कर ना जो उनकी लीड फीमेल कैरेक्टर होती है, मैं उन्हें अपने आसपास ढूंढने लग जाता हूँ और कई दफ़ा वो मुझे नजर भी आ जाती है और मैं मन ही मन उन्हें उस किरदार का नाम दे देता हूँ। क्योंकि है मुझे ऐसी अनोखी मोहब्बत वारिस शाह की हीर से, और उस हीर से भी जो आहिस्ता आहिस्ता इस जेजे को जॉर्डन बना रही है। चाहता हूं मैं भी भगत सिंह की उस बेनाम मोहब्बत को, जिसे जब भगत ने एक बार शादी के लिए इनकार किया तो इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी वो हंसते हंसते भगत की बात मान गई। कैसे किया होगा उन्होंने ये? मैं हर रात बैठकर सोचता हूं उनके बारे और फिर निकाल कर देखता हूं तस्वीर अमृता की, उस अमृता प्रीतम की जिसने मुझे सिखाया कि तुम्हारा मिलना ऐसा होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोजी रख दे। मेरे जो दोस्त है ना, वो सब चांद को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं सितारों को थोड़ा ज्यादा चाहता हूं, क्योंकि मैं कहानियां लिखनी शुरू तो कर देता हूं पर उन्हें पूरा करती है तारा, वेद की तारा। उसने बस वेद को ही नहीं बल्कि मुझे भी ये सिखाया कि हमारे चेहरे के पीछे न जाने कितने मुखौटे रहते हैं। वाकिफ करवाया मुझसे वो चांद की तरह अमावस की रात मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती, हमेशा रहती है आसपास मेरे साथ। तारा तारा तारा। ऐसे ही मिलता हूं मैं रोज किसी नैना, किसी हीर तो किसी अमृता से, और बस खुश हो जाता हूं कि वो
मौजूद है हमारे आसपास, हमारे बीच एक खूबसूरत मोहब्बत जीते हुए, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें ना कुछ खोना है, ना पाना है, ना मिलना है, ना बिछड़ना है, ना कोई नफा, ना कोई नुकसान है तो बस एक खूबसूरत मोहब्बत। तो अगली बार अगर मैं आपसे मिलूं और आपका सही नाम जानने के बावजूद भी मैं आपको किसी और नाम से पुकारूं, तो समझ जाना मैं आप में किसी एक कलाकार की पूरी कल्पना को एक साथ उमड़ते हुए देख रहा हूं। मुझे अभी भी नजर आ रहा है तुम में, तुम सब में एक खूबसूरत किरदार जो बेताब है अपनी कहानी से मिलने के लिए। बस थोड़ा उलझा हुआ है, परेशान है, यहां तक कि बुरा भी मान रहा है कि मैं बार बार तुम्हें अपनी कहानी की प्लॉट लाइन बता रहा हूं। मैं बार बार तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम केवल एक मामूली से किरदार हो और इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे बुरा मानने वाली बात तो है और आपको बुरा मानना भी चाहिए, पर मेरा सवाल बस इतना है कि तुम तब बुरा क्यों नहीं मानते जब ये सारी बातें तुम खुद से कहते हो। हटाओ यार, मैं इस दुनिया में किसी काम के लायक नहीं हूं। हाँ, बॉस ने जैसा बताया है वैसे ही करेंगे, वहीं से तो इंस्पिरेशन आती है। देखना एक दिन मैं भी सोलो ट्रिप पर जरूर जाऊंगा। रोक लो यार, रोक लो खुद को खुद की नजरों में बुरा बनने से, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी नजरों में मेन कैरेक्टर बन जाओगे ना, देखना खुद ब खुद ये पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी में एक प्लॉट लाइन बन जाएगी। और फिर जब तुम अपने किसी कमरे में तन्हा अकेले बैठे रहोगे कोने में, तो जैसे गालिब, फैज और जावेद मुझसे मिलने आते हैं, मैं आऊंगा तुमसे मिलने, तुम्हारी कहानी में तुम्हें अपनी 4 पंक्तियां देने। खुद को तोहफे दो, गुलजार की किताबें खरीदो, प्यार में गिरो, संभलो और फिर डूब जाओ, कहानियां सुनो, कविता बनो, किसी अजनबी कलाकार के साथ एक लंबी सैर पर जाओ और बीच में रुककर उसके ही शब्दों को बार बार दोहराओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हें कब वापस बुला लिया जाएगा। किसी दिन कहीं देर से पहुंचो और इंतजार करने दो किस्मत को तुम्हारा। अगर वो तुमसे पूछे कि कहां रह गए थे, तो मुस्कुरा कर कहना, जी मैं जिंदगी जीने में जरा व्यस्त था। ऐसे ही मैं किसी दिन देर से पहुंचूंगा किस्मत के पास, और जब वो मुझसे पूछेगी कि भाई कहां रह गए थे, तो मैं मुस्कुरा कर कहूंगा, दरअसल मैं उस मोहतरमा को ढूंढने में व्यस्त था। क्योंकि मैं ये नहीं मानता, मैं ये कभी नहीं मानूंगा और मैं कभी किसी को ये मानने दूंगा ही नहीं कि दुनिया मोहब्बत के अलावा किसी भी और चीज के लिए बन सकती है। क्योंकि जब आप मोहब्बत में रहते हैं ना, तो रस्किन आकर आपके साथ बैठते हैं, साहिर आपको कलम पकड़ाते हैं, और आप जहां भी जाते हैं ना, वो सब आपके साथ आते हैं। जैसे देखो यहां आ गए आज। अब आपको अगर लग रहा है कि आप सब यहां इसलिए आए हैं ताकि मेरी कविताएं या कहानियां सुन पाए आप, तो ये आप मान सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से मैं आज यहां सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आप सबको ये यकीन दिला सकूं कि ये पूरी दुनिया सिर्फ इसलिए बनी है ताकि मैं अपनी माशूका से मिल सकूं, और बाकी सब यहां सिर्फ एक प्लॉट लाइन है। यकीन है तू आज
able to share a piece of us with you guys tonight. Thank you so much for coming out and being a part of us. आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं. जिंदाबाद रहिए. शुक्रिया.